हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम कैपेसिटर चैप्टर पढ़ेंगे। स्कूल्स में वो चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है बट मैं उसको बाद में पढ़ाता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, बाद में वो चैप्टर पढ़ेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इसको स्टार्ट करने से पहले हमें टेंथ की नॉलेज चाहिए, जो आपने टेंथ में पढ़ा। ठीक है, टेंथ क्लास में जो नॉलेज आपने ली थी वही चीज़। उसमें हमने एक ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में आपने ये पढ़ा होगा दैट V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वट इज़ V? V I R, तीनों चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है। तो व्हाट इज़ V? V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बस यही गड़बड़ होती है, जब बच्चा इसको पोटेंशियल मान लेता है ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। V इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, I इज़ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड R इज़ रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, बट R does not depend upon V और I। मतलब कहने का कि अगर इफ I इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर सर्किट में करंट ज़ीरो हो जाए, दिस डज नॉट इम्प्लाई, इसका मतलब ये नहीं है कि रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होगी, ये मतलब नहीं होता इसका। और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया, ये मतलब नहीं होता इसका। अगर करंट ज़ीरो हो गया तो ये रेजिस्टेंस ज़ीरो है। इसी को देखो, अगर करंट ज़ीरो है तो रेजिस्टेंस ज़ीरो है, ऐसा नहीं होता। ऑल दो फॉर्मूला में V इज इक्वल टू आई आर है, बट R डज नॉट डिपेंड अपॉन V और I। ठीक है, सिमिलरली अगर V ज़ीरो है, R ज़ीरो है, या ऐसे मान लीजिए अगर V ज़ीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि R ज़ीरो है। ठीक है, दिस डज नॉट इम्प्लाई R इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो फिर R किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये हम आगे जाके देखेंगे। तो हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, और मान लीजिए B पॉइंट पे, यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल का मतलब क्या आता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखूँगा तो उसकी एनर्जी जो होगी वो 10 जूल होगी। ठीक है, इसका मतलब है इफ़ वी प्लेस, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इफ़ वी प्लेस 1 कूलम चार्ज एट A, then its energy will be 10 जूल। और सिमिलरली अगर मैं B पे 1 कूलम चार्ज रखता हूँ 1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो इसकी जो एनर्जी होगी वो 5 जूल होगी। ठीक है, अच्छा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब थोड़ी सी बात रेजिस्टेंस पे करते हैं। रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस से ही करंट फ्लो होता है, वो मैं समझाता हूँ क्या होता है। रेजिस्टेंस देखते हैं पहले। रेजिस्टेंस जनरली इसका सिंबल हम ये ड्रॉ करते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, बट हमेशा यही रेजिस्टेंस है ऐसा नहीं है। आपका फैन, आपका ट्यूबलाइट, बल्ब, सब कुछ रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ये सब रेजिस्टेंस है, उनको दिखाया ऐसे जाता है। एक स्पेशल रेजिस्टर भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझिए कि जितने आपके घर में लाइट्स, पंखा, फ्रिज, टीवी, वो सब रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है, ये जरूरी नहीं है कि यही एक ऐसी चीज़ है, कोई भी चीज़ रजिस्टर हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज एक रजिस्टर होता है वो छोटा सा ऐसे होता है बना हुआ, वो स्पेशली रेजिस्टेंस बनाई जाती है ऐसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप रजिस्टर की तरह अज्यूम कर सकते हैं। और भी कई फैक्टर्स हैं, इनको, इस रेजिस्टेंस को हम आगे जाके और पढ़ेंगे और आपको वो 10th इसके हम प्रूफ करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप जस्ट ये जानिए
R1 और R2 अगर वो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो R जो नेट होती है वो R1 प्लस R2 होती है। ये आपने 10th में पढ़ा है। और अगर मान लीजिए सर्किट में दो पैरेलल रजिस्टर लगे हुए हैं, ये R1 और यहाँ पे R2, तो जो R नेट होता है वो कितना है आपने पढ़ा है, वो R नेट होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इस फॉर्मूला से आया 1 बाई आर नेट इज इक्व टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यहाँ से ये आया हुआ है। ठीक है। और मान लीजिए कि इस रजिस्टर को मैं एक कंडक्टर से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़ैन है तो उसमें भी तो कंडक्टिंग वायर्स ही हैं जिसमें से करंट फ्लो होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने इस रजिस्टर को एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया, ऐसी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, और इसको मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ लगा दिया। इस बैटरी पे भी आएंगे हम, थोड़ी सी इस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो ये V वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी है। तो ये हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, हायर पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल नहीं। ये बड़ी डंडी हायर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, ये लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसमें कौन दौड़ता है, पॉजिटिव चार्जेस। मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्जेस की या नेगेटिव चार्जेस की बात करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ते हैं, ऐसे। और पॉजिटिव चार्ज किधर दौड़ना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में दौड़ना चाहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे V वोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं। ये मैंने कैसे लिखा मैं बताता हूँ अभी। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पे जो चार्ज है उसके पास एनर्जी कितनी है, U इज इक्व टू, हमने पढ़ा था ना, V इज इक्व टू पोटेंशियल इज इक्व टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो U क्या हो गया, U इज इक्व टू QV। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसके पास एनर्जी कितनी है, QV। तो इसके बाद यहाँ पे एनर्जी कितनी है, वो यहाँ पे V की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो एनर्जी होगी 0। तो वो एनर्जी कहाँ पे चली गई, वो एनर्जी इस रजिस्टर ने खा ली। एनर्जी कौन सी एनर्जी, QV को मैं, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं E मान लूँ तो EV जो एनर्जी थी वो कहाँ चलेगी, एनर्जी EV इज टेकन बाय रजिस्टर। ये रजिस्टर ने इसको ले लिया, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और एनी अदर पर्पस जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हो। अगर वो पंखा है तो वो आपको मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में उसने इस एनर्जी को कंज्यूम कर लिया, और अगर ट्यूब है तो वो लाइट की फॉर्म में, बल्ब है तो लाइट की फॉर्म में, हीट है तो हीटर है तो हीट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वो एनर्जी रख सकता है। तो ये अच्छा, इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन है जो वो बैटरी पे करना चाहता हूँ। बैटरी पे डिस्कशन, बैटरी पे हम पोटेंशियल की ही बात करेंगे। वैसे ही सबसे पहले तो ये पोटेंशियल लिखना सीखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है। इसका क्या मतलब है, 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स जनरेट करती है, कितना, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 वोल्ट मान लूँ तो यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10। और अगर मान लीजिए मैं बैटरी को ऐसे मान लेता हूँ, ये मान लीजिए 8 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे मैं मान लूँ लोअर पोटेंशियल 6 है, 6 वोल्ट, तो ये कितना होना चाहिए, तो इसको आप x मान लीजिए। तो मुझे पता है दैट x माइनस 6 कितना होना चाहिए, 8। तो x शुड बी इक्वल टू 14। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास ये है, और हायर पोटेंशियल को मैंने 6 वोल्ट मान लिया, और इसको मैंने मान लिया 8 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल। मान लीजिए मैं x मान लेता हूँ, तो 6 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज x शुड बी इक्वल टू -2 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं -2 वोल्ट ले लेता हूँ। ठीक है। तो
इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर आपने देखिए यहाँ पे भी 8 वोल्ट है, ये भी 8 वोल्ट है, आपने क्या पोटेंशियल लिया था यहाँ पे, इस चीज़ से डिफरेंस में अंतर नहीं आता। जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं किसी चीज़ को ऐसे ऊपर उठाता हूँ तो ये हाइट h है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो तो तब हुई ना जब आपने यहाँ पे ज़ीरो माना था, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो मानी थी हमने। ऐसे ही जैसे इस केस में है, तो आप यहाँ पे दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कुछ भी पोटेंशियल मानिए, उनके डिफरेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 मान रहा हूँ और यहाँ पे 10 मान रहा हूँ तो ये 10 वोल्ट आता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 12 वोल्ट मान लूँगा और यहाँ पे 2 वोल्ट मान लूँगा तो भी इसमें अंतर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपने सर्किट के अंदर एक पॉइंट को 0 मान लेते हैं। जैसे इस केस में हम एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं कि इसको हम 0 मान लेंगे, वैसे ही हम अपने सर्किट के अंदर एक पॉइंट को 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। और बैटरी के एंड्स पे ऐसे पोटेंशियल लिखा जाता है। ये आपको लिखना आना चाहिए पोटेंशियल की कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करती है बैटरी, वो लिखना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने लिखा था, अब मैंने V वोल्ट की बैटरी मानी थी तो इसको 0 मान लिया और इसको V मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी V हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा, और चीज़ें देखिए, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो हमारे पास, मैं दोबारा सर्किट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास रजिस्टर है ऐसे और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो ये V वोल्ट की बैटरी, अगर आपने यहाँ पे V माना तो ये 0, ये 0, ये R रेजिस्टेंस, ये 0। तो दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर कॉल्ड कनेक्टिंग वायर्स, इन्हें हम कनेक्टिंग वायर्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे V था, ये V वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल। तो जब तक आपके सर्किट में आप एक वायर में चल रहे हो, जब तक उसके अंदर कोई रेजिस्टर या कोई बैटरी नहीं आती, तब तक उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ठीक है, तो मतलब एक वायर में चलते चलते ये पोटेंशियल सेम रहेगा इसमें। तो कनेक्टिंग वायर में मैं बात करना चाहता हूँ, इन कनेक्टिंग वायर हम जो रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या मानते हैं, 0, अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। तो जब हम एक वायर पे चलते हैं तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आता कोई। जैसे V इज इक्वल टू आई आर, इफ आई इज नॉन ज़ीरो, अगर I नॉन ज़ीरो है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, V जो है ना वो पोटेंशियल नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, अगर मान लीजिए I मेरा, इसको 0 मान लेते हैं, इफ़ I इज इक्वल टू 0, अगर मान लीजिए करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, सेम होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 0 है। तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होता है, सेम पोटेंशियल कैन बी देयर, सेम पोटेंशियल कैन बी देयर। तो कहने का मतलब ये था सिंपली कि कनेक्टिंग वायर्स में हम रेजिस्टेंस 0 मान के चलेंगे। बस सिंपल इतनी सी बात है कि कनेक्टिंग वायर्स में हम रेजिस्टेंस 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो आगे हम बैटरी पे ही और चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अब बैटरी, V वोल्ट बैटरी का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, या मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, ऐसे 10 वोल्ट बैटरी है, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया। ठीक है, 1 कूलम चार्ज रख दिया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखिए जैसे ये बैटरी है और इधर इसका हायर पोटेंशियल है, इधर ये लोअर पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं एक पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखता हूँ तो क्या ये अपने आप इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगी हुई है। तो ये ऑलरेडी जो सिस्टम साइड है उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो ये जो 1 कूलम है वो इधर से इधर नहीं जाएगा। मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर इधर नहीं जाएगा तो इसको हमें इधर भेजना है। अगर मैं इधर भेजूंगा तो इस पर कुछ काम करना पड़ेगा। मान लीजिए इसके अंदर एक आदमी बैठा है जो इस 1 वोल्ट को उठा के, यहाँ से उठा के ऐसे यहाँ पे रख देता है।
तो जो इस बंदे ने काम किया इस 1 कूलम चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रखने के लिए, वो काम इसके पास स्टोर हो जाता है, किसके पास, चार्ज के पास। ठीक है, तो वर्क डन बाय पर्सन या मैन, पर्सन इज स्टोर्ड विद बैटरी, तो वो बैटरी के पास स्टोर हो जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी की फॉर्म में इसके पास स्टोर हो जाता है। तो जो बैटरी है ना, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं पॉइंट, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं होती। ठीक है, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ये सब कुछ 10th का चल रहा है, मैं 10th की बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ये बैटरी होती है ना जो, वो चार्ज का सोर्स नहीं है, एनर्जी का सोर्स है। तो देखिए ये जो बंदा है ये उठा के इस चार्ज को इधर ले जाता है ठीक है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के ऊपर। तो जो काम किया वो बैटरी, वो इस चार्ज के पास स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। एंड ये जो पर्सन है वो बैटरी में, आपकी बैटरी में कौन होता है, वो होता है केमिकल्स। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में काफ़ी तरह के सेल होते हैं, लेक्लैंची सेल, ड्राई सेल, काफ़ी सारे डैनियल सेल। तो उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारा काम करती हैं। ठीक है, तो वो उनके द्वारा किया गया काम चार्ज के पास स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बैटरी वो एनर्जी उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो पहली बात, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक रजिस्टर है और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, V वोल्ट बैटरी ऐसे। तो V इज इक्व टू आई आर, तो इसकी रेजिस्टेंस R है। तो V बढ़ाने से क्या होता है, जैसे जैसे आप V पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हो, मान लीजिए पहले यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी थी, फिर 10 वोल्ट की बैटरी। अच्छा, यहाँ पे 1 कूलम वाली बात रहेगी। अगर मान लीजिए कि इस 1 कूलम चार्ज पे यहाँ से उठा के यहाँ पे भेजने के लिए जो काम किया जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 10 जूल, और यही इस बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। 10 वोल्ट बैटरी का क्या मतलब होता है, 10 वोल्ट बैटरी का क्या मतलब है, 10 वोल्ट बैटरी मीन्स वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे भेजता हूँ तो जो वर्क डन किया गया वो 10 जूल है। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी ये काम करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 5 वोल्ट की बैटरी होती तो 1 कूलम चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल उठाने में जितना काम करना पड़ता दैट विल बी 5 जूल। ठीक है, तो उसके पास कम एनर्जी स्टोर होती, और बड़ी बैटरी है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उतनी रेजिस्टेंस मिलेगी, उतना काम ज़्यादा करना पड़ेगा, जितना काम ज़्यादा करना पड़ेगा उतनी उसके पास एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। तो ये 10 वोल्ट बैटरी का ये मतलब होता है। ठीक है, होप आपको समझ आया। तो अब मैं इसकी बात कर रहा था, V इज इक्व टू आई आर। जैसे जैसे आप V बढ़ाते हो तो इसके अंदर बनने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाता है इसके अंदर वाला जो चार्ज है वो जल्दी तेज़ी से भागेगा। जितनी वो तेज़ी से भागेगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स होती है QE। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, जितना पोटेंशियल, क्योंकि V इज इक्व टू ED होता है ना, V इज इक्व टू ED, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतना ही ये D तो दोनों के बीच में फिक्स हो गया, यहाँ और यहाँ ये D तो हमने फिक्स कर लिया, ये D है। तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे E बढ़ेगा, और जैसे जैसे E बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी, और जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे करंट तेज़ होता जाएगा। ठीक है, अब ये करंट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। ठीक है, तो करंट क्या चीज़ है, करंट होता है
चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी करंट कहलाती है। तो करंट क्या आती है? करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, करंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज रिटन लाइक dq/dt। और इसके जो यूनिट यहाँ से बनते हैं वो है कूलम पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू एम्पियर, वो एम्पियर होते हैं। ठीक है, तो देखिए जितना तेजी से करंट फ्लो करेगा उतना ही, जितना तेजी से चार्ज फ्लो करेगा उतना ही करंट ज़्यादा आएगा। तो करंट आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी बताता है, बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज में कौन दौड़ता है? एनर्जी तो दौड़ती है। तो करंट आपको क्या बताता है? करंट टेल्स अस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या चार्ज की फॉर्म में एनर्जी जो फ्लो करती है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, जैसे मैं बैटरी बड़ी लगाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है। हमने तो पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बात पे भी आएंगे। तो फिलहाल आप इस चीज़ पे रहिए, इस चीज़ को सोचिए कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना मैं v बढ़ाऊंगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला v इज इक्वल टू ed वो ज़्यादा होता जाएगा। और जैसे जैसे e ज़्यादा होगा फोर्स बढ़ेगी तो ये जो चार्ज है वो तेज़ी से दौड़ेगा तो करंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसे अब करंट को भी इसी चीज़ से समझते हैं हम। तो I इज इक्व टू dq/dt होता है। तो करंट को हम इसी चीज़ से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक बंदा है और एक बंदा ये है, दो आदमी है A और B। इन दोनों को हमने मान लीजिए 2 कूलम चार्ज देना है और इसको भी 2 कूलम चार्ज देना है। इसको हमने टाइम जो है वो 1 घंटे में दिया 2 कूलम चार्ज, और इसको दे दिया टाइम इज इक्व टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें जो करंट आया, मतलब इसको जो करंट लगेगा, शॉक लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/1 आवर। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600, तो 1/1800 एम्पियर, बहुत कम। और इसी को इसको सेम चार्ज दिया, इसको भी 2 कूलम इसको भी 2 कूलम, तो इसका जो करंट है I इज इक्वल टू Q/T। Q कितना है? 2 कूलम, तो T कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 10, तो आ गया 20 एम्पियर। तो इसको बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। तो करंट इस चीज़ का मापदंड है कि किसी वायर में, किसी ऑब्जेक्ट में ये जो चार्ज है वो कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है। ठीक है, हमने सेम चार्ज दिया बट शायद इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी नहीं होगी। ये सेम बात है, जैसे मान लीजिए एक बंदा ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने ग्लूकोज देना है, इसको भी 1 बोतल ग्लूकोज देना है, इसको 1 बोतल ग्लूकोज देना है। ठीक है, 1 बॉटल ऑफ ग्लूकोज, दोनों को 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना है। ठीक है, तो इसको हमने दिया, इसको भी दिया। मान लीजिए इसको 1 घंटे में चढ़ाई बोतल और इसको 1 सेकंड में चढ़ाई, तो इसकी तो प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी तेज़ी से हमने ग्लूकोज दे दिया। तो कोई बंदा बोलता है यार हमने तो ग्लूकोज दिया था, ये मर क्यों गया? बट उसको नियमित रूप में नहीं दिया गया, उसको सही क्या कहें, सही रेट से नहीं चढ़ाया गया उस बॉडी के अंदर। ठीक है, इसीलिए उसकी मौत हो गई। तो यही चीज़ बेसिकली चार्ज का फ्लो बताता है, जितनी तेज़ी से चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट ज़्यादा होगा। अब आपको ये V इज इक्व टू IR फॉर्मूला भी समझ आने लगेगा कि जैसे जैसे मैं V बढ़ाता हूँ वैसे वैसे रजिस्टर के अंदर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे चार्जेस पे फोर्स बढ़ेगी और वैसे ही करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके यूनिट एम्पियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि करंट है, जो करंट स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, करंट स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो करंट है ना जो, दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ना स्केलर है ना वेक्टर है, ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्या आता है? टेंसर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी डायरेक्शंस तो मैटर करती हैं, डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है,
बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉज, वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इनकी डायरेक्शन मैटर करेगी बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो वायर्स हैं और दोनों 90 डिग्री पे हैं। इधर से मान लीजिए 4 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो दोनों मिलके यहाँ पे कितना जाएगा, 7 एम्पियर। और मान लीजिए मैं इस एरो की डायरेक्शन चेंज कर दूँ, ऐसे ही ये दोनों 90 डिग्री पे वायर्स हैं और ऐसे, और यहाँ पे मान लीजिए 4 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर मान लीजिए 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो बाकी का करंट किधर जाएगा, ये 3 एम्पियर करंट। मान लीजिए ऐसे 4 एम्पियर करंट इधर से आ रहा था और इस एरो की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी 3 एम्पियर, तो इधर कितना करंट जाएगा फिर, 1 एम्पियर। तो अगर मान लीजिए मैं डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो मैटर करेगा कि किस डायरेक्शन में मतलब कितना मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ। बट ये वायर है जो, वो आप 90 डिग्री पे रखिए या 60 पे रखिए या 30 पे रखिए या बिल्कुल एक दूसरे को टच ना होने दीजिए, किसी भी एंगल पे रखिए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये एंगल कितना रखा हुआ है। और वेक्टर में हमने पढ़ा है कि 3 + 4 का जो सम होता है 90 डिग्री पे अगर हम रखते हैं तो वो 5 आता है, बट इसमें नहीं आता। इसीलिए वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी डायरेक्शन तो मैटर करती है बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, उन्हें हम टेंसर बोलते हैं। और प्रेशर भी उनमें से एक क्वांटिटी है। ठीक है, प्रेशर भी उनमें से एक क्वांटिटी है। तो अगर मान लीजिए आपको आपके ऑप्शन में आ जाए स्केलर, वेक्टर या टेंसर, तो आप टेंसर टिक करोगे। बट अगर टेंसर नहीं गिवन तो वो क्या है, फिर आप उसको स्केलर टिक करोगे। ठीक है, फिर करंट स्केलर है। बट अगर स्केलर, वेक्टर, टेंसर तीनों आ जाए तो वो टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हमारी चर्चा थी करंट के ऊपर। हमने थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना और ऐसे ही हम आगे चल के और चीज़ों को भी देखेंगे। और देखते हैं हम ये करंट आ गया। इसके बाद है हमारे पास एक चीज़ और होती है, दैट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, बैटरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी बेसिकली जब आप आगे कुछ बड़े रिलेशंस देखोगे तो वहाँ पे करंट डेंसिटी की बात होती है, करंट की बात नहीं होती। तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इसको हम जे से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट करंट डेंसिटी क्या है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हैं। अब देखिए ये करंट डेंसिटी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वायर है और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वायर का, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है आई, दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई बाय ए। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो एरिया है उसको मैं ऐसे ले लूँ, मान लीजिए कि ये जो एरिया है वो मैंने कुछ ऐसे ले लिया। ठीक है, ये एरिया है और अब ये एरिया वेक्टर है कुछ ऐसे ए डैश, और दोनों के बीच में जो एंगल बना, मान लीजिए ये एंगल नहीं था, ये नहीं था एरिया, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको। ये मान लीजिए एरिया हमने ये मान लिया ऐसे, और ये एंगल है थीटा, तो जो ए डैश है वो एरिया वेक्टर ऐसे है। ठीक है, अब करंट डेंसिटी क्या होगी, जे इज नॉट इक्वल्स टू आई अपॉन ए डैश। हमें तो वो एरिया लेना है जो करंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन करंट डेंसिटी व्हाट इज ए इज एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। बट इस केस में तो ये एरिया ए डैश है जो वो करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये मेरी इस डायरेक्शन में मेरे को एरिया चाहिए। अगर ये 90 है, अगर ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे, क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन 90 बनाती है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं कौन सा एरिया लूंगा, ए की ए कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा, ए डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें एरिया कौन सा लेना है, जे में आई अपॉन ए परपेंडिकुलर एरिया लेना है। तो इस बात को हम देखते हैं। तो मेरे पास जे वेक्टर इंटू ए डैश कॉस थीटा, तो एरिया भी हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए डैश कॉस थीटा मेरे पास आ गया। ये ए डैश कॉस थीटा क्या है, ए डैश कॉस थीटा वो एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो करंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए डैश कॉस थीटा क्या है, ए डैश कॉस थीटा इज अ component of area vector perpendicular to current। ठीक है, ऐसे कहना चाहिए कि पैरेलल टू करंट कहना चाहिए, पैरेलल टू करंट कहना चाहिए। जैसे देखिए ये करंट है, तो एरिया ये लेना है जो बिल्कुल करंट के परपेंडिकुलर है, जिसका प्लेन करंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वो एरिया लेना है जो करंट, जिसका प्लेन करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, एरिया प्लेन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ और देखिए यहाँ पे, तो ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अगर मैं एक जनरल बात करूं, जैसे जे वेक्टर छोड़ो, जे ही लिख लेता हूं मैं, सिर्फ जे इंटू ए कॉस थीटा। मान लीजिए कोई एरिया, इस एरिया को मैं ए मान लेता, तो जे ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आई। तो ये वेक्टर की तरह नहीं होता, ये डॉट प्रोडक्ट से आता है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट देता है मेरे को, क्यों, क्योंकि ये जे है जो, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो ए है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई इज एक्चुअली इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसके बराबर है ये। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जे को, ये करंट डेंसिटी है। ये छोटी सी चीज़ थी यहाँ तक। तो कल हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।